सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय जौहर। साथियों, हम लास्ट क्लास में सौर मंडल पर चर्चा कर रहे थे। सौर मंडल में हमने पिछली क्लासों में दो ग्रहों का अध्ययन किया, उससे पहले हमने सूर्य का अध्ययन किया। तो जिन साथियों ने वो दो क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार तो वो सभी साथी वो दो क्लासों को देखें, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात है नहीं, चीज़ें आपको यहाँ से भी समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए उन क्लासों को ज़रूर देखें। दोस्तों, हम सौर मंडल में ग्रहों की चर्चा कर रहे थे। ग्रहों पर हमने दो ग्रहों का अध्ययन किया, शुक्र और बुध। आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? पृथ्वी के। तो पृथ्वी वैसे तो आप सभी जानते हैं, अर्थ, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम इसी पर निवास करते हैं और संपूर्ण भूगोल पृथ्वी पर ही टिकी हुई है, क्योंकि भूगोल में है ही किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन ही है। तो लेकिन ग्रहों की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पृथ्वी ग्रह से ध्यान रखने हैं, वो सभी फैक्टों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा से पहले मेरे आपसे विशेष अनुरोध है कि आप सभी जो दोस्त आज ही क्लास देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी, मैंने आपको बताया कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है वो कौन सा स्थान रखती है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार तीसरा स्थान है किसका? पृथ्वी का। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसके अलावा एक और प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या बनता है कि किन दो ग्रहों के मध्य पृथ्वी स्थित है? सूर्य से दूरी के अनुसार किन दो ग्रहों के मध्य पृथ्वी स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, शुक्र व किसके मध्य? मंगल के मध्य स्थित है क्या? हमारी पृथ्वी। इसके अलावा दूसरी बात क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है? तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी आकार में कौन सा स्थान रखती है? तो आकार में, किसमें? आकार में मेरे भैयाओं पृथ्वी का स्थान है कौन सा? पांचवा। यानी पांचवा बड़ा ग्रह है सौरमंडल का कौन सा? पृथ्वी। जो आकार के अनुसार किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो वरुण व शुक्र, वरुण व शुक्र के मध्य स्थित है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, शुक्र पृथ्वी के समान आकार का है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो शुक्र व वरुण के मध्य स्थित है आकार के अनुसार, पांचवा बड़ा ग्रह है कौन सा? पृथ्वी। और सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा स्थान रखती है? तीसरा स्थान रखती है। इसके अलावा मैंने ग्रहों में आपको बताया था कि प्रत्येक ग्रह दो प्रकार की गति करता है। एक जिस गति को हम कहते हैं घूर्णन, दूसरी परिक्रमण। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के परिक्रमा 29.8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, 29.8 किमी पर हावर की स्पीड से 365 सही 1/4 दिन, या इसको कहूं 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है। कितने दिनों में? 365 सही 1/2 दिन, या 365 दिन 6 घंटे में एक अपना सूर्य का चक्कर पूर्ण करती है। और इस चक्कर को या पृथ्वी के इस सूर्य की परिक्रमा को कहा जाता है क्या? पृथ्वी की वार्षिक गति। वार्षिक गति। इसी गति को, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की गई परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ? सौर वर्ष भी इसको कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, पृथ्वी को लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। इसी पर कैलेंडर आधारित हैं। इसी गति पर क्या आधारित हैं? कैलेंडर आधारित हैं कि सूर्य
सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगे समय पर आधारित हैं क्या? कैलेंडर। तो कैलेंडर भी किस पर आधारित हैं? इसी पर आधारित हैं। आपको पता होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक फरवरी कितने माह की होती है? फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। तो वो 6-6 घंटे बढ़कर ये लीप वर्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी 28 के स्थान पर कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। तो ये सूर्य की गति, सूर्य की पृथ्वी के द्वारा की गई परिक्रमा के कारण होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर क्या प्रभाव होता है, तो वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये ऋतु परिवर्तन भी किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन भी मेरे भैयाओं किसके कारण होता है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या प्रभाव होता है कि पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? वार्षिक गति या सौर वर्ष कहते हैं। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पर होते हैं। दूसरी चीज की हम बात करें घूर्णन, किसकी बात करें हम? घूर्णन। तो घूर्णन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का लगभग क्या लेती है? समय लेती है। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन को हम बोलते हैं क्या? पृथ्वी की दैनिक गति। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो प्रभाव पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात जो बनते हैं वो पृथ्वी पर किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही बनते हैं। इसी गति के कारण या पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। तो ये तो हुई मेरे भैयाओं किसकी बातें? पृथ्वी की गतियों के बारे में, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी भी अपने सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो उसके प्रभाव ही आपने देखे कि प्रभाव क्या हुआ कि एक तो वार्षिक गति के कारण क्या हुआ? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हुए, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात। इसके कारण घूर्णन के कारण दिन और रात बने पृथ्वी पर। और क्या विशेष फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको? तो एक विशेष फैक्ट यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी सूर्य से अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करते हैं? दूरी की। ये तो हुआ घूर्णन परिक्रमण। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी की सूर्य से दूरी की, तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी तो न्यूनतम जो दूरी होती है वो होती है बेटाओ कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी करोड़ किलोमीटर? 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की सूर्य से क्या है? न्यूनतम दूरी है। और इस न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है मेरे भैयाओं 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और इसको बोलते हैं, जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, पृथ्वी सूर्य के क्या होती है? सबसे समीप होती है, तो उसको कहा जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है बेटाओ? उपसौर। तो उपसौर क्या है कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य जिस दिन न्यूनतम दूरी हुई उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है बेटाओ? 15.21 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की क्या है? अधिकतम दूरी है। और ये दूरी होती है अधिकतम, वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और इस 4 जुलाई को जब सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी होती है, उसे कहा जाता है
सौर। तो अपसौर और उपसौर आपको समझ में आया होगा कि अपसौर क्या है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। वैसे इन दोनों का मध्यमान अगर हम निकालें कि औसतन दूरी कितनी है, तो पृथ्वी व सूर्य की औसतन दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से मेरे भैयाओं आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र क्या है इसके उपग्रह। अब तक आपने जो ग्रह पढ़े थे वो निसंतान थे, जैसे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध के कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह जिसको आप भली भांति जानते हो क्योंकि बचपन से उसके बारे में सुनते हैं। कौन, चंद्रमा। तो किसका उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। इसके बारे में भी हम अभी विस्तृत से अध्ययन करेंगे क्योंकि चंद्रमा से भी कई बार क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो पृथ्वी का दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। इसके अलावा और क्या बिंदु निकल कर आते हैं, तो वो देखें आप कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में क्या है, जल है, प्रचुर मात्रा में क्या है, जल है, समान ताप है, समान क्या है, ताप है, और O2 भी क्या है, उपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण सौर मंडल का पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। सौर मंडल का पृथ्वी क्या है, एकमात्र ग्रह है। सौर मंडल का पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, एकमात्र क्या है बेटाओ, ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है, जिस पर क्या है, जीवन है। ये होमोसोपियन जो मानव हैं, यानी हम जैसे आधुनिक समझदार मानव, आप जैसे आधुनिक समझदार मानव, हम भी होमोसोपियन मानव, यानी आधुनिक समझदार जो मानव है वो मात्र किस पर, मानव प्रजाति किस पर पाई जाती है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जल है, समान ताप है, ऑक्सीजन है, इसके कारण ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। जल की अधिक उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर क्या बिटाओ, जल की अधिक उपस्थिति के कारण, अधिक उपस्थिति के कारण जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह कैसी दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। कैसा दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। कैसा ग्रह, नीला ग्रह भी कह सकते हैं। किसको बिठाओ, पृथ्वी को। तो पृथ्वी कैसा है, नीला ग्रह है। कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले, देखना ऊपर से जाके कैसा दिखाई देगी आपको, नीला दिखाई देगी। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो पृथ्वी का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह संपूर्ण क्या है, पृथ्वी का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 51.11 करोड़ एक करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्या है बेटाओ, क्षेत्रफल है। तो एक बार दोबारा देख लें, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़, जिसको 3 जनवरी को क्या कहा, उपसौर। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़, 4 जुलाई अपसौर कहा हमने। औसतन दूरी कितनी है, 14.98 करोड़। जल की अधिक उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, क्योंकि अंतरिक्ष से ये कैसे दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। जल की उपस्थिति के अधिक उपस्थिति के जल समान ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा जाता है, इस पर सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जो कि क्या है, जिस पर जीवन है। एक और आपसे प्यारा सा क्वेश्चन आप कमेंट्स करके बताना कि सभी सजीव
श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, एक तो कौन कौन से यानी पेड़ पौधे, चलो ये क्वेश्चन आप बताना कमेंट करके कि कौन पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप सभी जानते भी होंगे, उम्मीद है आप सही आंसर देंगे। तो आप बताना ये क्वेश्चन आप मुझे कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो यहां तक आपको उम्मीद है याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी लगभग, ये क्या मान ली हमने, पृथ्वी, अगर इसके बिंदु से हम चर्चा करें तो इस पर 29% भाग पर तो क्या है, स्थल है बेटाओ, क्या है, स्थल है। इसके अलावा और क्या है साहब, तो 71% भाग किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जल से, यानी पानी है, पानी ही पानी है, फिर भी पानी की क्या कमी, तो सब बेटाओ वो पीने योग्य पानी नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे महासागरों पर, स्थल पर भी चर्चा करेंगे, महाद्वीप, 7 महाद्वीप हम इस 29% भाग पर बसाएंगे। तो ये पृथ्वी से संबंधित तथ्य। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है बेटाओ, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वह अपने कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। कौन, पृथ्वी। ये पृथ्वी से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वैसे पृथ्वी का एक चीज और देखें आप कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास की ओर आप देख लें, तो पृथ्वी का अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें और विषुवतीय व्यास की बात करें, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर है वो है 42 किलोमीटर। तो विषुवतीय व्यास कितना है, विषुवतीय व्यास, तो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास की हम बात करें तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। कुल डिफरेंट कितना है, तो दोनों का इसमें से ये घटा लेना, आपको कितना आएगा, 4 में 6 में 2, 42 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। ये ध्रुवीय व्यास और किसके अंतर, विषुवतीय व्यास के अंतर। तो ये था पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में हम विस्तार से आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे, क्योंकि संपूर्ण भूगोल पृथ्वी पर ही टिका हुआ है। अब जान लेते हैं हम किसके बारे में, इसके उपग्रह, किसके बारे में, चंद्रमा के बारे में। वैसे तो चंद्रमा बड़ा बदनाम है बेचारा, क्योंकि हर कोई चढ़ाने के लिए उसका ही नाम लेता है, कि जैसे कई सॉन्ग भी बेचारे के ऊपर बने हैं, बेचारा तो क्या, लेकिन उसको हर कोई यूज लेता है चढ़ाने के लिए, कि चांद सा मुखड़ा चेहरा। हाँ, वैसे आपको भी नजर आता होगा, आता है नहीं, देखो ये दिन है तुम्हारे, सारे काम करो, हम कभी आपसे मना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दायरे में रहकर, अपने माता पिता के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते हुए। जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सब काम जरूरी हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे, इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई ना छोड़ें। बाकी आपसे जो भी आपका मन है, किसी में चांद नज़र आता है तो खूब देखो भैया, मैं कतई आपसे मना नहीं करूँगा, और ना ही आप मेरी बात मानने वाले हो, और मानोगे तो मत देखना भाई, ठीक है, मना कर दिया आपसे, ठीक। तो बात करते हैं किसकी, चंद्रमा, किसकी, चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा पर चलते हैं, चंद्रमा पर चलें, चांद के पार चलें, हाँ चलते हैं तो चंद्रमा पर, तो चांद के पार चलते हैं अपन। चंद्रमा का अध्ययन, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हो, तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का क्या कहलाता है, अध्ययन
कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन, पहली चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है क्या बेटाओ, सेलेनोलॉजी। ठीक, इसके अलावा चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है वो है बेटाओ कितनी, 3,84,000, लगभग कितनी, 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर औसतन दूरी है किसकी, चंद्रमा की, किससे, पृथ्वी से। अब ये उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। तो उपग्रह की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा आपको बताई थी कि वो आकाशीय पिंड या वो खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हों, सूर्य के प्रकाश से चमकते हों, क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो ये परिक्रमा किसकी करेगा बेटाओ, ग्रहों की, यानी ये किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। तो किसकी परिक्रमा करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो पृथ्वी की परिक्रमा ये चंद्रमा करता है, किसकी परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में इस चंद्रमा को लगता है कितने दिन, 27 दिन, कितने दिन, 27 दिन और लगभग 8 घंटे। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 27 दिन 8 घंटों का क्या लेता है, ये समय लेता है। इसके अलावा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी लगभग इतना ही समय लेता है। अक्ष पर घूर्णन करने में भी कितना, लगभग इतना ही समय लेता है। लगभग कितना समय लेता है, 27 दिन 8 घंटे का ही क्या लेता है, समय। अब कि गुरुजी ये तो दोनों क्या हो गए, समान हो गए, घूर्णन भी उतने ही समय में कर रहा है और परिक्रमण भी उतने ही समय में कर रहा है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका प्रभाव हमें पृथ्वी से स्पष्ट दिखाई देता है कि इसका प्रभाव ये होता है कि इसका संपूर्ण भाग पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता। इसका हमें अधिकतम भाग दिखाई देता है, 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। कई पुस्तकें 59 भी बताती हैं %, तो ये भी सही है भैया, ठीक, ये भी क्या है, सही है। लेकिन अधिकतम भाग कितना दिखाई देता है, 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी लगभग उतने ही समय में पूर्ण कर देता है। इसलिए पृथ्वी से इसका अधिकतम कितना, 57% भाग ही दिखाई देता है। और विशेष बात चंद्रमा से आपको क्या ध्यान रखनी है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 1.3 सेकंड का क्या लेता है बेटाओ, समय लेता है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकंड का क्या लेता है, समय लेता है पृथ्वी पर पहुंचने में। वैसे उपग्रह किसका है, पृथ्वी का ही है। इसके अलावा और चीजें क्या हैं कि गुरुजी कई बार तो यह आधा दिखाई देता है, कई बार पूरा दिखाई देता है। तो जब ये पूरा दिखाई देता है उस स्थिति को बोलते हैं क्या, सुपरमून। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है, यानी निकट होता है, निकटतम होता है, तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ, सुपर मून बोलते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सुपर मून किसे कहते हैं, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। कि साहब इसमें विशेष क्या है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय चंद्रमा का 14% भाग बड़ा दिखाई देता है। यानी जो चंद्रमा है वो सामान्य चंद्रमा से 14% बड़ा आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो चंद्रमा दिखाई देगा उसके साथ ही ये 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। 30% अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। कौन, चंद्रमा। कि सामान्य चंद्रमा से 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। इसके अलावा 14% भाग बड़ा दिखाई देगा। किसको, आप लोगों को।
इसके अलावा ये हो गया सुपर मून, और सुपर मून के अलावा एक और पूछा जाता है ब्लू मून। ब्लू मून, तो ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून है बेटाओ, इसे साइलेंट कर देते हैं, परेशान करता है ये बेटा। पढ़ते समय क्या रखें, ये फोन ऑन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत बुरी बला है। डिजिटल युग का ये दिया गया तोहफा वैसे तो क्रांतिकारी भी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं और आप हमसे जुड़े हुए हो, लेकिन कुछ हद तक लाभदायी भी है। लेकिन जिसके लाभ होते हैं उससे ज़्यादा उसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो पढ़ाई जब आप किताबों से पढ़ रहे होते हैं तो इससे थोड़ा दूर रखें, काम की चीज़ें ही रखें। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून की हम चर्चा कर रहे थे, आते हैं अपने बिंदु की, कि चंद्रमा, और चंद्रमा पर मैं आपको बता रहा था कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजीक हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। इस सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा आकार में 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून की हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जब कैलेंडर माह में एक माह में 2 पूर्णिमाएं आ जाएं, 2 क्या आ जाएं? पूर्णिमाएं आ जाएं, तो दूसरी पूर्णिमा को जो चंद्रमा दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे? ब्लू मून कहेंगे। कि दूसरी पूर्णिमा को जो चंद्रमा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू मून कहा जाता है। अब और क्या विशेष फैक्ट हैं कि आपको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो चंद्रमा से आपको और चीजें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि चंद्रमा का जो पिछला भाग है उस पर धूल के क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। धूल के मैदान पाए जाते हैं किस पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा के पिछला जो भाग है उस पर धूल के क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं, और इन्हीं मैदानों को शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति सागर है क्या? चंद्रमा पर पाए जाने वाले धूल के मैदान। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, किस पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटज स्थित है। कहां स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? लिबनिटज पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 10,669 मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिटज। और चंद्रमा पर पाए जाने वाले धूल के मैदानों को क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। यह हमें दिखाई नहीं देता। इसके अलावा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? और तो सारी चीजें आपको वैसे ही ध्यान होंगी। क्यों ध्यान होंगी? क्योंकि चंद्रमा से ही आप कई चीजों की तुलना करते रहते हो कि कभी तो आपको किसी में मुख दिखाई देता है चंद्रमा में। इसके अलावा कई बार आपको बहुत सारी चीजें चंद्रमा से आप तुलना करते रहते हो। अब चंद्रमा पर पहुंच गया बेटाओ मानव। 1969 में क्या कौन पहुंच गया? मानव पहुंच गया किस पर? चंद्रमा पर। कब पहुंच गया? 1969 में। तो 1969 में ये हटा देते हैं। आप साथ साथ क्या बना लिया करो? नोट्स बना लिया करो, जिससे आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। 1969 में मेरे वीरों क्या पहुंच गया? मानव पहुंच गया। कब? 1969 में। अब देखें
1969 में मानव पहुंच गया अपोलो 11 नामक यान से। अपोलो 11 नामक यान से 1969 में कौन पहुंच गया चंद्रमा पर? मानव। वैसे चंद्रमा पर मानव तो बहुत पहले ही पहुंच गया था मानसिक रूप से, तो बचपन में हमने भी सुना है कि चंदा मामा दूर के, रोटी खाए चूर के, आप खाए थाली में, नहीं कुछ अटपटा सा कुछ और था, शायद मैं भूल गया। ठीक है, तो बचपन से ही हम सुनते हैं। अब जब जवान हुए तो चेहरों में हमें चांद नजर आने लगा। ठीक, तो अब धीरे धीरे अब वो चांद भी विलुप्त होने लगे हैं। तो चंद्रमा पर हम पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन 1969 में, शायद हम तो इससे पीछे के हैं, आप भी शायद इससे पीछे के ही होंगे। तो 1969 में अपोलो 11 नामक यान से पहुंचा कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पहुंचे कब? 1969 में। तो चंद्रमा पर कदम रखा सबसे पहले किसने? 1969 में किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो दूसरा कदम किसने रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जवाब दें। चलो कोई नहीं, आप जवाब मत दो, मैं दे देता हूं, आप दिमाग को लोड लेंगे, किसी और जगह लगाना वो दिमाग, क्योंकि ये दिमाग है, क्या पता दिमाग की नसों फट जाए। ठीक, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा। तो मेरे वीरों, मेरे भाइयों, ये दोनों पैरों वाला व्यक्ति था। इसके दोनों पैर क्या थे? सही सलामत थे। तो दूसरा कदम भी किसने रखा? इन्होंने ही रखा था। इसके अलावा एक में बात और रह गई चंद्रमा से रिलेटेड। क्या रह गया साहब? तो रह गया बेटाओ इसका द्रव्यमान, कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और द्रव्यमान है वो लगभग पृथ्वी का 1/81 तो क्या है? द्रव्यमान है। पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 द्रव्यमान है किसका? चंद्रमा का। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल है किस पर? चंद्रमा पर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कोई व्यक्ति 120 किलो का है, कितने केजी का है? 120 केजी का है, और अगर वह चंद्रमा पर चला जाए तो उसका वजन होगा, तो यहां से देखो कैसे निकलेगा वजन? 120 दो कितना होगा वेट? 20 केजी। तो ये थे चंद्रमा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़ाई बंद ना करें, जल्दी ही ऑफलाइन क्लासें शुरू होंगी। ऑफलाइन क्लासें शुरू हों या ना हों, लेकिन आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि रूटीन टूट जाता है तो रूटीन बनाने में टाइम लगता है। इसलिए कम से कम जितना हो सके उतना समय निकाल कर क्या करते रहिए? पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते तो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जुड़े रहिए। कहीं भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़ते रहिए, क्योंकि भविष्य आपका ही है। और पढ़ाई नहीं होती तो अपने, एक बार मैंने आपको तरीका बताया था, थोड़ा सा अपने माता पिता के बारे में मनन कर लें, अपने जीवन के बारे में सोच लें कि जब आप फ्री हों तब 5 मिनट आंख बंद करके पढ़ाई करने लगोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी किस पर? तो वो होगी पृथ्वी के बाद किसका? मंगल, बृहस्पति, और हम चर्चा करेंगे किन की? शनि की। तीनों ग्रहों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।